नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 GS बाई अभिषेक में। दिन शनिवार दिनांक 8/3/2025 का ये करंट अफेयर है जो मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। पहला, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कितने आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है? उत्तर है 5। आइए इस खबर के बारे में जान लें। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 5 नई आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 फरवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ के समापन के बाद राज्य में 5 नए आध्यात्मिक गलियारों के विकास की घोषणा की है। 144 वर्षों में एक बार आयोजित महाकुंभ का 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में आयोजन हुआ था, जिसमें 60 करोड़ से अधिक लोग ने प्रयागराज में पवित्र संगम में डुबकी लगाई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाकुंभ के दौरान प्रमुख धार्मिक स्थलों तक कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए राज्य में 5 नए आध्यात्मिक गलियारे विकसित किए जाएंगे। इन 5 नए गलियारों के विकास से राज्य में आध्यात्मिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर है उत्तर प्रदेश ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन लाइब्रेरी में ई बुक्स, डिजिटल कंटेंट, वीडियो, ऑडियो लेक्चर और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे छात्रों की समृद्धि और उन्नत शैक्षणिक अनुभव मिलेगा। लाइब्रेरी के संचालन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दी जाएगी। इसके संचालन की निगरानी ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव करेंगे। लागत, प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी पर लगभग 4 लाख खर्च होंगे, जिसमें से 2 लाख डिजिटल उपकरण जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट पर खर्च होंगे और 2 लाख किताबों और अन्य अध्ययन सामग्री पर खर्च होंगे। अगला, हाल ही में वैज्ञानिक ने द्रव की चौथी अवस्था की खोज की है, जिसका नाम है प्लास्टिक आइस 7 रखा है। नेक्स्ट, खंजर सैन्य अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। नेक्स्ट, हाल ही में केन्या के दक्षिणी हिस्से से स्थित मकून काउंटी के मकू गांव से आकाश से एक बड़ा धातु का छल्ला गिरा। यह धातु का टुकड़ा, जो लगभग 8 फीट 2.5 मीटर व्यास और 1100 पाउंड तकरीबन 500 किलोग्राम वजनी है। अगला, हाल ही में बारबाडोस ने भारत के प्रधानमंत्री को ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है। अगला, दिल्ली में की महिलाओं के लिए खुशखबरी। महिला सम्मान योजना के लिए आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, एमपी में जबरन धर्म बदलवाने वाले को होगी फांसी की सजा। सीएम मोहन यादव का महिला दिवस पर बड़ा ऐलान। नेक्स्ट, क्रिप्टो करेंसी को लेकर अमेरिकी नीति से प्रभावित नहीं होगा भारत, दुनिया के रुख पर केंद्र सरकार की नज़र। नेक्स्ट, अमेरिका ने रोकी फंडिंग तो यूएन एजेंसियों की बिगड़ी हालत, कर्मचारियों की करनी पड़ रही है छटनी। नेक्स्ट, मुंबई में बड़ा हादसा, वाटर टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 4 श्रमिकों की मौत। अगला, भारत द्वारा कब तक तमाल मिसाइल को अपनी नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है? उत्तर है जून 2025 तक। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत, जल्द ही बेड़े में शामिल होगा दुनिया का सबसे एडवांस युद्धपोत तमाल। घातक ब्रह्मोस एंटी-शिप मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम यह युद्धपोत 2016 में चाल तलवार श्रेणी के स्टेल्थ फ्रेगरेट्स के निर्माण के लिए हस्ताक्षरित भारत रूस समझौते का हिस्सा है। इस समझौते के तहत 2 का निर्माण रूस में और 2 का भारत में होना है। इस सौदे के तहत दूसरा युद्धपोत अब तैयार है और जून 2025 तक भारतीय नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है। भारत को जल्द ही दुनिया का सबसे एडवांस मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रेगरेट्स में से एक तमाल मिलने जा रहा है। इसका निर्माण रूस में यंत्र शिपयार्ड में किया गया है। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? उत्तर है गिर राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च पर गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के मुख्य बिंदु, बैठक में संरक्षित क्षेत्रों के विस्तार, प्रजाति विशिष्ट कार्यक्रमों को मजबूत करने और मानव वन्यजीव संघर्ष को संबोधित करने पर चर्चा की गई। बैठक में प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट 3 लेपर्ड सहित प्रमुख संरक्षण परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया है।
प्रधानमंत्री ने देश के पहले नदी डॉल्फिन अनुमान पर एक रिपोर्ट भी जारी की। जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल केंद्र की आधारशिला रखी गई। 2025 के लिए 16वें एशियाई शेर जनसंख्या अनुमान चक्र की भी घोषणा की गई। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला शहर होगा जहां पे कुल 9 एक्सप्रेसवे गुजरेगा? उत्तर है लखनऊ। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 1-2 नहीं, यूपी के स्तर में है कुल 9 हाईवे। कहलाएगा एक्सप्रेसवे सिटी ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश में भारत के सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे हैं। राज्य की राजधानी में 9 हाईवे हैं। ऐसे में लखनऊ एक्सप्रेसवे सिटी ऑफ इंडिया कहलाता है। राजधानी लखनऊ को पूरे देश से कनेक्टिविटी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के रोड कनेक्टिविटी को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। प्रदेश के कई हाईवे एक्सप्रेसवे की सौगात मिल चुकी है। राज्य के बड़े शहरों के साथ छोटे जिलों को भी विकास के पंख लगे हैं। यूपी में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बना है। इसके अलावा प्रदेश की सड़कों को चौड़ा किया जाता है। हालांकि क्या आप जानते हैं पूरे देश के इकलौता शहर है जहाँ 9 एक्सप्रेसवे गुजरेगा और ये एक्सप्रेसवे सिटी ऑफ इंडिया कहलाएंगे। अगला, हाल ही में कैबिनेट ने कहा 12.9 किलोमीटर रोपवे परियोजना के विकास को मंजूरी दी। उत्तर है उत्तराखंड में। आई इस खबर के बारे में जान लें। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे निर्माण को मिली मंजूरी। सीएम ने पीएम का किया आभार व्यक्त। केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे निर्माण को मंजूरी दी, जिससे तीर्थयात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबे रोपवे की मंजूरी दी। इस परियोजना की कुल लागत 4081.28 करोड़ रुपए होगी और इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। अगला, हाल ही में किसने विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? उत्तर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे एडिशन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे एडिशन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दक्षिण भारत के राज्यों की रंगीन और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित किया जाएगा। इस आयोजन में जनता के लिए प्रवेश निःशुल्क है। वे सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक इस महोत्सव का आनंद ले सकते हैं। प्रवेश के लिए राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 का उपयोग किया जाएगा। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण लाभों और सेवाओं का कुशल, पारदर्शी और लक्षित वितरण सुनिश्चित करना है। इस डेटाबेस को बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 6 मार्च को विधानसभा में राज्य बजट के पहले दिन अरुणाचल प्रदेश अरुण परिवार पत्र प्राधिकरण विधेयक 2025 पेश किया है। अगला, हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कहाँ हुई? उत्तर है कोलकाता में। आई इस खबर के बारे में जान लें। संधि के प्रावधानों के अनुसार संयुक्त समिति की 86वीं बैठक भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग रूपरेखा के अंतर्गत तकनीकी बैठक 6 और 7 मार्च को कोलकाता में निर्धारित की गई है। बांग्लादेश का प्रतिनिधिमंडल हाल ही में गंगा के पानी के प्रवाह और बांग्लादेश में इसके बहाव का आकलन करने के लिए फरक्का बैराज गया था। यहाँ बांग्लादेश उप उच्चायोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, भारतीय और बांग्लादेश तकनीकी दलों के बीच बैठक आज सुबह शुरू हुई। बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त नदी आयोग के सदस्य मोहम्मद अबुल हुसैन कर रहे हैं। हाल ही में किस तारीख को जन औषधि दिवस मनाया गया? उत्तर है 1 मार्च को। आइए इस खबर के बारे में जान ले। यह कार्यक्रम 1 मार्च को पूरे देश में जन चेतना अभियान के साथ शुरू हुआ और 7 मार्च को जन औषधि दिवस 2025 के उत्सव के साथ समाप्त हुआ। एक सप्ताह तक चले इस उत्सव के 7वें दिन पीएमबीआई फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने आज पूरे देश में 7वां जन औषधि दिवस 2025 मनाया, जिसमें 100 से अधिक प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय तथा राज्य स्तर के मंत्रियों, सांसदों, विधानसभा सदस्यों, पार्षदों और अन्य जनप्रतिनिधियों कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि के लाभों पर विस्तार से चर्चा की जा सके और जनता को जागरूक और लाभान्वित किया जा सके। अगला, हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया? उत्तर है उत्तराखंड में। आई इस खबर के बारे में जान लें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के हर्षिल में ट्रैक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल पर पूजा अर्चना दर्शन भी किए। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने माड़ गांव में हुई दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और दुर्घटना में जान गंवाने वाले के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में देश के लोग एकजुटता के साथ खड़े हैं, जिसमें प्रभावित परिवारों को काफ़ी ताकत मिली है।
अगला, हाल ही में सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया है उत्तरी गुजरात में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। गुजरात सेमी कनेक्ट सम्मेलन में कई समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। गांधीनगर, गुजरात में कई समझौते ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया गया। बुधवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में गुजरात सेमी कनेक्ट सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 1000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ गुजरात में नई सिलिकॉन फेंटोनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की गई है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया? उत्तर है पंजाब सरकार ने। आइए इस खबर के बारे में जान ले। हाल ही में महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू करने वाला राज्य पंजाब है। विस्तार से, प्रोजेक्ट हिफाजत। पंजाब सरकार ने महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत नामक एक पहल शुरू की। उद्देश्य, इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इस परियोजना की शुरुआत की। बहुविभागीय समन्वय। इस प्रोजेक्ट में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर जोर दिया जाएगा ताकि प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।